जलवायु विज्ञान में आज का अध्याय है वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों के बाद अगला अध्याय होता है वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण मतलब इस ग्लोब पर हवाएं कैसे बहती हैं, उनका प्रतिरूप क्या होता है, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। जैसे आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी कि हवाओं में एक खास प्रवृत्ति होती है, उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी जहां वायुमंडल में धरातल पर दबाव ज्यादा है वहां से हवाएं उन क्षेत्रों की तरफ बहती हैं जहां वायुमंडल का दबाव अपेक्षाकृत कम है। तो जहां वायुमंडल का दबाव कम होता है उसे हम कहते हैं निम्न दाब क्षेत्र, जहां वायुमंडल में दबाव ज्यादा होता है धरातल पर उसे हम कहते हैं उच्च दाब क्षेत्र। तो हवा में एक खास प्रवृत्ति होती है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ हवाएं धरातल पर प्रवाहित होती हैं, उसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। तो वायुमंडलीय परिसंचरण का एक अपना खास प्रतिरूप है, पैटर्न है। वायुमंडलीय परिसंचरण को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक वायुदाब पेटियों को नहीं समझ जाए। वह धरातल पर जैसे हमने अभी बताया कि हवा में एक प्रवृत्ति होती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहने की। तो साल भर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ती है विषुवत-रेखी क्षेत्रों में, यानी सूर्यातप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होती है, विषुवत-रेखी क्षेत्रों में, और सूर्यातप की सबसे कम मात्रा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो इस तरह से ध्रुवीय क्षेत्रों पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर ठंडा होता है, और विषुवत-रेखी क्षेत्र गर्म होता है, गर्म क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर निम्न दाब का केंद्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ सूर्यातप की अधिक मात्रा होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिसे हम कहते हैं हवा में संवहन धाराओं का उठना। अभी समझिए, फिर लिखने का मौका देंगे। तो विषुवत रेखा साल भर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त करता है, जिससे वार्षिक औसत तापमान विषुवत रेखी क्षेत्रों में अधिक होता है। इससे वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होती है, संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं, इसके चलते विषुवत रेखा पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान होता है, हवाएं ठंडी होकर अवतलित होती हैं, मतलब नीचे बैठती हैं भारी होकर, इसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हवाएं चलती हैं, क्योंकि हवा में क्या प्रवृत्ति होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने की। उच्च दाब से निम्न दाब, यहाँ निम्न दाब है, यहाँ पर उच्च दाब है, तो हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखी क्षेत्रों में चलती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हवाएं जब ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती हैं विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखी क्षेत्रों की ओर, तो निरंतर रूप में नहीं चलती हैं, क्योंकि धरातल पर केवल 2-3 वायुदाब पेटियां नहीं पाई जाती। हमने 3 वायुदाब पेटियों की बात की, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 3 वायुदाब पेटियों की भी बात की, लेकिन धरातल पर केवल 3 वायुदाब पेटियां नहीं पाई जाती हैं, धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इसके चलते वायुमंडलीय परिसंचरण सीधे ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखी क्षेत्रों की ओर न होकर विभक्त हो जाता है अलग अलग कोशों में। वायुमंडलीय परिसंचरण अलग अलग कोशों में विभक्त हो जाता है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण किससे प्रेरित होता है? वायुमंडलीय परिसंचरण वायुदाब पेटियों के नियंत्रण में रहता है। जिस तरह से वायुदाब पेटियों का प्रतिरूप दिखाया गया है, उसी के भीतर वायुमंडलीय परिसंचरण होता है। तो आज का अध्याय है वायुदाब पेटियां। पहले वायुदाब पेटियों को पढ़ लेंगे, तब वायुमंडलीय परिसंचरण को हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, वायुदाब पेटियों को पढ़ने से पहले भी अक्षांशीय ताप संतुलन को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। इससे पहले मैंने एक अध्याय पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ाया था ऊष्मा बजट, है ना, ताप बजट या ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट में मैंने, पता नहीं कहां से कुत्तों का भौंकना अचानक से आने लगा, उम्मीद करता हूं आपको सुनाई दे रहा होगा। उस ताप बजट में आपने देखा था कि जो तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण देखा था। ताप बजट में आपने देखा था कि तापमान का ऊर्ध्वाधर जो स्थानांतरण होता है अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य, आपने उसमें देखा था कि पृथ्वी किस तरह से सूर्य से ली गई ऊर्जा को दोबारा अंतरिक्ष में वापस कर देती है, जिसके चलते पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है और पृथ्वी का वार्षिक औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता है ना, क्योंकि पृथ्वी सौर विकिरण से ली गई ऊष्मा को पार्थिव विकिरण द्वारा धीरे धीरे वापस कर देती है। वो था ऊर्ध्वाधर वितरण। लेकिन एक होता है क्षैतिज वितरण, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो तापमान का वितरण है, अभी भाई ताप बजट में तो ऊर्ध्वाधर वितरण आपने देखा था ना,
इसमें आप देखेंगे विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर तापमान का वितरण कैसे होता है, इसे हम कहेंगे अक्षांशीय ताप संतुलन। यानी 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक तापमान का जो संतुलन है उसे हम कहते हैं अक्षांशीय ताप संतुलन। आइए इसे पढ़ें, आप समझिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा देखिए, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्यातप की सबसे अधिक मात्रा प्राप्त होती है ना, जबकि पृथ्वी गोल है, इसके चलते सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई संदेह? ये आप पहले से भी जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। जो 0 से 40 डिग्री यानी विषुवत, पहली जो समझने वाली बात है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा निरंतर रूप से घटती चली जाती है। कहां से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा निरंतर रूप से घटती चली जाती है। जो 0 से 40 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र है ना, यानी 0 से 40 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यातप की सबसे अधिक मात्रा कहां प्राप्त होती है? 0 से दोनों गोलार्धों में 0 से 40 डिग्री अक्षांशों तक, यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है। इन अक्षांशों में जो सौर विकिरण की जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसकी अपेक्षा पार्थिव विकिरण से ह्रास होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती है। यानी 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्राप्त होने वाली सूर्यातप की जो मात्रा है वो पार्थिव विकिरण द्वारा ह्रास होने वाली ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है। और सरल करके बोले, 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सूर्यातप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और पार्थिव विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का ह्रास होता है, क्षय होता है, उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पहली बात। अब दूसरी बात, जबकि 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर, जबकि 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर यहां पर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और सूर्यातप की जो प्राप्ति है वो पार्थिव विकिरण द्वारा ह्रास की गई ऊष्मा की मात्रा से अधिक होती है, यानी सूर्यातप अधिक मात्रा प्राप्त करता है ये। और जबकि 40 डिग्री से अक्षांशों की ओर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है, जबकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है। इन क्षेत्रों में पार्थिव सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है और पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है। इसके ठीक विपरीत 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम होता है, जबकि सौरिक विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। ये समझ गए? इसका परिणाम तो ये होना चाहिए था कि 40 डिग्री अक्षांशों, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र निरंतर गर्म होते चले जाने चाहिए थे, है ना, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा अधिक हो रही है और ह्रास कम हो रहा है उसका पार्थिव विकिरण द्वारा। तो इसका परिणाम ये होना चाहिए था कि 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र धरातल पर अत्यधिक गर्म हो जाने चाहिए थे और 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक निरंतर ऊष्मा का ह्रास होना चाहिए था, जिसके चलते ये क्षेत्र उत्तरोत्तर धीरे धीरे ठंडे होते चले जाने चाहिए थे। यानी ये क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता चला जाता और ये क्षेत्र धीरे धीरे और अधिक ठंडा होता चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्यों? लेकिन ऐसा होता नहीं है। न ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निरंतर गर्म होते चले जाते हैं और न ही उपध्रुवीय या ध्रुवीय क्षेत्र निरंतर ठंडे होते चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा तापमान संतुलन का काम करती है। प्रकृति हमेशा संतुलन बैठाने का काम करती रहती है। ठीक है? क्योंकि अलग अलग तापमान वाले कटिबंधों के मध्य, ये कम तापमान वाला कटिबंध है और ये अधिक तापमान वाला कटिबंध है। अलग अलग तापमान वाले कटिबंधों के मध्य ऊष्मा का लगातार स्थानांतरण होता है। इसके चलते पृथ्वी पर अक्षांशीय ताप संतुलन बना रहता है। न ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निरंतर गर्म होते चले जाते हैं और न ही उपध्रुवीय या ध्रुवीय क्षेत्र निरंतर ठंडे होते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति निरंतर संतुलन बनाने के काम करती है और
अलग अलग तापमान वाले कटिबंधों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। ऊष्मा के स्थानांतरण का यह कार्य दो माध्यमों द्वारा संपन्न होता है, एक वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा और दूसरा महासागरीय जलधाराओं द्वारा। यानी और ट्रेवार्था एक जलवायु विज्ञानी है, उन ट्रेवार्था के अनुसार 75% तापमान स्थानांतरण वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा होता है और 25% तापमान स्थानांतरण महासागरीय जलधाराओं द्वारा होता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि तापमान स्थानांतरण में, इसका मतलब है कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक तापमान का जो स्थानांतरण होता है उसमें 75% भूमिका वायुमंडलीय परिसंचरण की होती है। अब समझ में आया कि इस धरातल पर वायुमंडलीय परिसंचरण का क्या महत्व है। अगर वायुमंडलीय परिसंचरण नहीं होता तो ये क्षेत्र निरंतर गर्म होते चले जाते, परिणामस्वरूप जीवन के लायक नहीं होते। ये क्षेत्र निरंतर ठंडे होते चले जाते और परिणामस्वरूप जीवन धारण करने योग्य परिस्थितियां पृथ्वी पर नहीं होती। क्लियर? एक मिनट, इससे थोड़ा सा तो ये हो गया आपका अक्षांशीय ताप संतुलन। तो मैंने बताया कि वायुमंडलीय परिसंचरण का तापमान स्थानांतरण में ध्रुवों और विषुवतरेखीय क्षेत्रों के मध्य तापमान के स्थानांतरण में वायुमंडलीय परिसंचरण का 75% भूमिका होती है। इसके अलावा जो चक्रवात और प्रति चक्रवात होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर चक्रवात अरब सागर में उठते हैं और भारत की तरफ चले आते हैं, या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं और भारत की तरफ चले आते हैं। तो ये जो चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित जो पवन प्रणाली है, इनका भी तापमान स्थानांतरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण के माध्यम से और चक्रवातों और प्रति चक्रवातों के माध्यम से धरातल पर जहां अधिक तापमान है वो तापमान कम तापमान वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है। यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। आप सुनाया अक्षांशीय ताप संतुलन क्या है, जो कि बहुत जरूरी है। अब पढ़ते हैं वायुदाब पेटियां। ठीक है, वायुदाब पेटियों की शुरुआत हम इसको समझाते हैं ढंग से, आपको लिखने के लिए नोट्स में दे दूंगा, है ना। इसे आइए पहले समझ लेते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर वर्ष भर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके चलते विषुवतरेखीय क्षेत्रों में हवाओं में संवहनी अस्थिरता उत्पन्न होती है। हवाओं में संवहन धाराएं उठने लगती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। संवहन धाराओं के उत्पन्न होने से विषुवतरेखीय क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है, यानी विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विकास होता है। उच्च, जबकि ध्रुवों पर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। इसके चलते हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठने लगती है, यानी हवाओं में अवतरण होता है, जिसके चलते ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का विकास होता है। अगर ऐसा है तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, यानी यहां से यहां और यहां से यहां। हवाएं हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतरेखीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि तापीय और गत्यात्मक कारण, ये दोनों कारण अभी सुन लीजिए। क्योंकि तापीय और गत्यात्मक कारणों से पृथ्वी पर या धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं और 4 उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं, है ना। धरातल पर कुल 3 निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। ये पेटियां कौन कौन सी हैं? विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी एक ही होती है। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, यानी निम्न उच्च एक के अंतराल पर निम्न उच्च। यही दक्षिणी गोलार्ध में भी है। विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी एक ही होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होगा, यहाँ पे ये कौन सी पेटी है, यही होगी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उसके दक्षिण में उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और उसके दक्षिण में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। ये जो तीनों उत्तर में आपने लिखा है ना, यहाँ पे नॉर्थ में, वही आप यहाँ पे साउथ में भी लिख लीजिए, तीनों के सामने। इस प्रकार से कुल 3 निम्न दाब पेटियां पाई जाती हैं और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। मान लीजिए और ढंग से समझ लें, ये 3 निम्न वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं?
लिखा है ना। तापीय और गत्यात्मक कारणों से धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं और 4 उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं। 3 निम्न वायुदाब पेटियां कौन सी हैं? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। हो गया 3 वायुदाब पेटियां। अब 4 उच्च वायुदाब पेटियां देखते हैं। ध्रुवी उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो 4 उच्च वायुदाब पेटियां हो गई और 3 निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। पेटी का मतलब है कि इन क्षेत्रों में, अगर जहां उच्च वायुदाब पेटी में लिखा है, इसका मतलब है कि धरातल पर इन क्षेत्रों में, जैसे विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ 5 के आगे एन लिखा है मतलब नॉर्थ, 5 के आगे एस लिखा है मतलब साउथ। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी पाई जाती है। पेटी का मतलब क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में हवाओं में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। क्योंकि एक निश्चित अक्षांशों के मध्य ही ये क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसे हम पेटी का नाम दे देते हैं। ये पेटी किन अक्षांशों के मध्य है? 5 उत्तरी और 5 दक्षिणी। उसी तरह से उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये पेटी किन अक्षांशों के मध्य है? 30 उत्तरी से 35 उत्तरी के मध्य, 30 उत्तरी से 35 उत्तरी के मध्य। इसी प्रकार उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी किन अक्षांशों के मध्य है? 7 उत्तरी से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। क्लियर हो गया कि इसे पेटी नाम क्यों देते हैं? क्योंकि खास अक्षांशों के मध्य ही ये उच्च अथवा निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती है। ठीक है, इसे अभी तो आप चित्र समझ रहे थे कि 7 वायुदाब पेटियां किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। एक चित्र मैंने और बनाया है। इसमें मैंने पृथ्वी का 1/4 भाग काट लिया है ना। पृथ्वी का जैसे रोटी होती है उसका 1/4 भाग मैंने काट लिया है। ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये है 30 से 35 उत्तरी अक्षांश, 60 से 65 उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। लो मतलब निम्न दाब पेटी, लो मतलब निम्न दाब पेटी, फिर उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, फिर भाई ये उष्ण है तो इसे हम उपोष्ण कहते हैं। ये ध्रुवी है तो इसे हम उपध्रुवी कहते हैं। उष्ण उपोष्ण, ये ध्रुवी है तो इसे हम उपध्रुवी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो लो मतलब निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मतलब हाई, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी मतलब लो, ध्रुवी उच्च दाब पेटी मतलब हाई। तो यहाँ पे लो हाई करके मैंने लिख दिया है। ये वायुमंडल में दिखाया गया है ऊपर, क्योंकि इसमें वायुमंडल दिखाना संभव नहीं था। हमने वायुमंडल में धरातल के समीप और ऊपरी क्षोभमंडल सीमा पर, क्षोभमंडल की सीमा पर यानी ऊपरी क्षोभमंडल में और धरातल के समीप हवाएं कैसे बहती हैं। भाई धरातल पर वायुमंडल की कुछ निश्चित ऊंचाई है ना, खासकर क्षोभमंडल, मौसमी क्रियाएं क्षोभमंडल में ही संपन्न होती हैं। तो धरातल पर हवाएं कैसे बहती हैं और फिर कैसे उठती हैं और ऊपरी क्षोभमंडल में कैसे प्रवाहित होती हैं और फिर कैसे धरातल पर अवतलित होती हैं। अवतलित मतलब नीचे गिरना हवाओं का। ये देखिए हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहाँ पे ये तीर दिखाया है। ऊपर उठकर किधर जा रही हैं हवाएं? उपोष्ण क्षेत्रों की ओर जा रही हैं। ये उष्ण है, उष्ण पर हवाएं ऊपर उठी, कहाँ जा रही हैं? उपोष्ण की तरफ जा रही हैं। उपोष्ण पर यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य हवाएं जो ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित हो रही थी 30 से 35 अक्षांशों के मध्य आकर फिर नीचे बैठती हैं। नीचे बैठती हैं इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रही, देखिए अवतलित होकर नीचे बैठ रही, इसलिए उच्च वायुदाब पाया जाता है। इस उच्च वायुदाब क्षेत्र से अब यहाँ हवाएं नीचे बैठ रही हैं तो ऊपर निम्न दाब पाया जाएगा और नीचे धरातल पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा, क्योंकि हवाएं नीचे बैठ रही हैं। बहुत सिंपल सा नियम है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सुनते जाइए। हमने कहा था कि हवा में एक प्रवृत्ति होती है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस उच्च दाब उपोष्ण उच्च दाब से हवाएं किधर प्रवाहित हो रही हैं? उष्णकटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं प्रवाहित होंगी। निम्न दाब पर पहुंचकर हवाएं फिर ऊपर उठेंगी। परिणामस्वरूप ये धरातली और ऊपरी वायुमंडलीय दोनों पवनों को हम मिलाते हैं तो ये गोल गोल हो जाता है।
इन गोल गोल को हम कोश कहते हैं। 1 2 3 दोनों गोलार्धों में कुल 6 वायुदाब कोश पाए जाते हैं। 3 वायुदाब कोश उत्तरी गोलार्ध में और 3 कोश दक्षिणी गोलार्ध में। आइए फिलहाल इसे देखते हैं। तो हमने कहा धरातल पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, उपोष्ण उच्च से उष्ण निम्न की तरफ। तो यहाँ पे हवाएं कैसे प्रवाहित होती हैं? इधर प्रवाहित होती हैं। यही चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, यहाँ से हवाएं विषुवत रेखा की ओर बह रही हैं। ये भी उपोष्ण उच्च वायुदाब है। उपोष्ण उच्च वायु यानी दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से हवाएं विषुवत रेखा की ओर बह रही हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। उपोष्ण उच्च से उष्णकटिबंधीय निम्न की ओर बहती हैं। फिर जब ये हवाएं विषुवत रेखा पर पहुंचती हैं तो यहाँ विषुवत रेखा निम्न दाब पेटी है, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में जब पहुंचती हैं तो वायु दाब को बढ़ा देती हैं। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धरातल पर निम्न वायु दाब, L मतलब लो, H मतलब हाई, धरातल पर निम्न वायु दाब और ऊपरी क्षोभ मंडल में उच्च वायु दाब। चूंकि ऊपरी क्षोभ मंडल में वायु दाब अधिक है, इसलिए इस उच्च वायु दाब से हवाएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पहुंचने के बाद कोरियालिस बल के चलते ये हवाएं नीचे बैठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी क्षोभ मंडल में निम्न वायु दाब और धरातल पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। इस उच्च वायु दाब से हवाएं दोनों तरफ जहां भी निम्न दाब का क्षेत्र वहां प्रवाहित होती हैं। यहाँ लो है और यहाँ लो है, इधर लो और इधर लो। उपध्रुवीय निम्न दाब, ये क्या है? उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो उच्च वायु दाब है धरातल पर, तो इस उच्च वायु दाब से हवाएं उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ बहती हैं। यानी इस उच्च वायु दाब क्षेत्र से हवाएं एक तरफ तो विषुवतीय निम्न दाब की तरफ और दूसरी धारा उपोष्ण निम्न दाब की तरफ, सॉरी उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ, है ना। तो उसके बाद ध्रुवों पर आइए देखते हैं, ध्रुवों पर क्या हो रहा है। ध्रुवों पर साल भर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। जहां सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है वहां बहुत ठंडी होगी। ठंडी होगी तो हवाएं ठंडी होकर भारी होती हैं। हवाएं इसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाओं में अवतलन होता है। अवतलन के चलते हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं, भारी मतलब नीचे। इसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब पाया जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का विकास होता है। क्यों होता है समझ गए? क्योंकि हवाएं ठंडी होकर भारी होकर अवतलित हो जाती हैं और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का विकास होता है। हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं उपध्रुवीय लो प्रेशर की तरफ बहने लगती हैं। ठीक है। जब ये हवाएं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में पहुंचती हैं प्रवाहित होकर, जब ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब उच्च दाब यहाँ पे निम्न दाब, जब ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, यहाँ पे उच्च दाब है, यहाँ पे निम्न दाब है, ये बढ़ती है दरअसल विषुवत रेखा की तरफ। लेकिन कोरियालिस बल का मान सबसे ज्यादा पता है कहाँ होता है? 60 से 65 अंश अक्षांशों पर होता है। कोरियालिस बल का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पर नहीं होता है, सबसे ज्यादा 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य होता है। पृथ्वी की गत्यात्मक कारणों से पृथ्वी घूम रही है, इसके चलते 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक होता है। परिणाम स्वरूप जब ये धरातली हवाएं 90 डिग्री से 60 से 65 के मध्य पहुंचती हैं उपध्रुवीय क्षेत्रों में, तो भंवर बन जाता है। पृथ्वी के घूमने के चलते हवाओं में यहाँ भंवर बन जाता है और इन भंवरों के केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जिससे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का विकास होता है। अब आप समझ गए। और परिणाम स्वरूप उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं उष्ण निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर भी प्रवाहित होती हैं। जब ये हवाएं 60-65 अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो निम्न दाब क्षेत्र में पहुंचकर ऊपर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी क्षोभ मंडल में 60 से 65 अक्षांशों के मध्य ऊपरी क्षोभ मंडल में वायु दाब अधिक हो जाता है। यहाँ से हवाएं ध्रुवों की ओर भी चलती हैं, चूंकि यहाँ वायु दाब अधिक है तो वह हवाएं ध्रुवों की ओर भी चलती हैं और विषुवत रेखा की ओर भी चलती हैं। पुनः ये हवाएं जब 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं
तो पृथ्वी की गत्यात्मक कारणों से नीचे बैठने लगती हैं। परिणामस्वरूप यहाँ धरातल पर उच्च वायुदाब। मतलब हम अभी तक क्या बकवास कर रहे थे, हम ये समझा रहे थे कि पृथ्वी पर ये वायुमंडलीय परिसंचरण के अलग अलग कोष क्यों पाए जाते हैं। हमारा मकसद केवल वायुदाब पेटियां पढ़ाना है अभी, लेकिन पवनों का प्रवाह भी तो बताना पड़ेगा कि पवनों के प्रवाह के चलते ही ये वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है। अब आइए एक एक वायुदाब पेटी को पढ़ते हैं। धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति 2 कारणों से होती है, तापीय कारक, गत्यात्मक कारक। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से धरातल पर कुल 3 निम्न वायुदाब पेटियां और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। सातों को आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर हेडिंग डाल के नीचे व्याख्या करते जाइए। विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी को पहले देखते हैं। सातों को नहीं जानना है। अगर हमने उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी को समझ लिया है तो दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी को समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें वायुदाब पेटियों में केवल 4 ही पढ़ना है। विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवी निम्न, ध्रुवी उच्च। इन चारों को हम पढ़ लेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की तीनों पेटियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की तीनों पेटियां वही हैं। इनकी उत्पत्ति भी उन्हीं कारणों से हुई है जिन कारणों से उत्तरी गोलार्ध की इन 3 पेटियों की उत्पत्ति हुई है। तो आपको मौलिक रूप से 4 वायुदाब पेटियां ही पढ़ना है। पहला, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी। अभी तक हमने इसको दिखाकर अव्यवस्थित ढंग से, क्योंकि हमारा मकसद चित्र को समझाना था, इस चित्र को मैं समझाता नहीं तो आप लास्ट तक कंफ्यूज बने रहते, समझिएगा। तो मैं चित्र समझा रहा था, पहले मैंने ये चित्र समझाया, फिर ये चित्र समझाया। अब हम आइए इसको विस्तार में पढ़ते हैं, बढ़िया से, आसानी से, सुलझा कर, मन लगाकर। पहला, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, ये ठीक है। इसमें कहां पे दिखाई दे रहा है? 5 अंश उत्तरी से 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। विषुवत रेखी निम्न दाब की पेटी धरातल पर या विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ठीक है। विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी की उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। हमने कहा ना कि वायुमंडलीय पेटी की उत्पत्ति 2 कारणों से होती है, तापीय और गत्यात्मक। अब हम इनको पढ़ाते समय हम बताएंगे कि किन पेटी की उत्पत्ति तापीय कारण से हुई है और किस पेटी की उत्पत्ति गत्यात्मक कारण से हुई है। तो विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी इन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस पेटी की उत्पत्ति तापीय कारणों से हुई है। विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखी क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके चलते विषुवत रेखी क्षेत्रों का औसत वार्षिक तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। औसत वार्षिक तापमान, विषुवत रेखी क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान अधिक होने के चलते इन क्षेत्रों में वायुमंडल में संवहनी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में इन क्षेत्रों में वायुमंडल में हवा में संवहन धाराएं उठती हैं, यानी गर्म होकर हवा ऊपर उठती है ना। तो ये जीएस की तरह से नहीं लिखेंगे कि यहाँ हवाएं गर्म हो जाती हैं ऊपर उठती हैं, ऐसे नहीं। तो औसत वार्षिक तापमान सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इससे औसत वार्षिक तापमान यहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। संवहन धाराएं उत्पन्न होने के चलते हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब में वृद्धि कर देती है। देख रहे हैं हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है। ये 0 दिखा दिया है मैंने, यहाँ पे सुविधा के लिए 0 लिख लिया, मतलब विषुवत रेखा है ये 5 उत्तरी से 5 दक्षिणी के मध्य, तो सुविधा के लिए मैंने 0 लिख लिया है। तो संवहन धाराएं उठने के चलते जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब में वृद्धि कर देती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है ना। वायु धारा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जब ये उच्च स्तरीय हवाएं, मैं धरातलीय हवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब में वृद्धि कर देती है धाराएं। परिणाम स्वरूप उच्च दाब क्षेत्र से ध्रुवों की ओर पवनें चलती हैं। ये उच्च स्तरीय हवाएं ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। जब ये उच्च स्तरीय हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, जब ये उच्च स्तरीय हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती है, मैं ऊपरी वायुमंडल की बात कर रहा हूं भाई। धरातल पर तो H से L की तरफ प्रवाहित हो रहा है धरातल पर, मैं ऊपरी वायुमंडल की बात कर रहा हूं।
जब ये उच्च स्तरीय हवाएं ध्रुवों की ओर चलती हैं तो 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचने पर इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। ऊपरी वायुमंडल की हवाएं यहां जब पहुंचती हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगती हैं कोरियालिस बल के कारण। ये उच्च स्तरीय हवाएं जब 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो कोरियालिस बल के कारण 30 से 35 अंश अक्षांशों पर ही पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगती हैं, जिससे हवाओं का 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य एकत्रीकरण होने लगता है। यहीं पे पूर्व की ओर बहने लगती हैं और हवाएं लगातार यहाँ से उठकर इस दिशा में आती रहती हैं, तो हवाओं का यहाँ एकत्रीकरण होने लगता है। परिणाम स्वरूप 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य हवाओं का एकत्रीकरण होने से हवाएं अवतलित होकर धरातल पर बैठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब क्षेत्र का विकास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च वायुदाब हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम बस इतना ही दिखाएंगे कि यहाँ पर वायुमंडल में संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का विकास होता है। निम्न वायुदाब का विकास विषुवतीय निम्न दाब पेटी के विकास का एक दूसरा कारण ये है, दूसरा कारण जोड़ेंगे आप, कि उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा पर आकर अभिसरित होती हैं, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से जब व्यापारिक पवनें, इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, जो पवन उपोष्ण उच्च से उष्ण निम्न की तरफ प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन कहते हैं। तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी के विकास का दूसरा कारण यह है कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें विषुवत रेखी क्षेत्रों में आकर अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं। दोनों गोलार्धों से ऐसे आती हैं, ये बना दिया 0, इसको स्पष्ट रूप से दिखाएं। ये धरातल है, धरातल पर ये 0 है, 0 डिग्री, और ये क्या है, ये आपका 30 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, ये है N और ये है S, मतलब उत्तरी दक्षिणी। हम ऐसे ऐसे ना दिखाकर इसी को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये विषुवत रेखा। तो उपोष्ण उच्च से निम्न की तरफ जब हवाएं आती हैं, यहां से जब हवाएं यहाँ पे आती हैं तो टकराकर अभिसरित होकर ऊपर की ओर उठती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विकास हो जाता है, क्योंकि हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखी क्षेत्र को हम, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी को हम डोल ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी को हम डोल ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि दोनों गोलार्धों से हवाएं आती हैं और यहाँ टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, इसे डोल ड्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक तथ्य इसमें आप और जोड़ सकते हैं कि औसत उच्च वार्षिक तापमान की पेटी कहां पाई जाती है? चूंकि महाद्वीपों का वितरण उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, तो महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं। समझाने के लिए बोल रहा हूं, सब आप पढ़ चुके हैं। तो महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का वितरण अधिक हुआ है। यही कारण है कि चूंकि औसत वार्षिक उच्च तापमान की पेटी विषुवत रेखा के थोड़ी उत्तर में पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीपों का वितरण उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवतीय निम्न दाब की पेटी भी विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर में ही पाई जाती है। आदर्श रूप में तो ये 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है आदर्श रूप में, लेकिन वास्तविकता ये है कि चूंकि औसत वार्षिक उच्च तापमान की पेटी विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर में पाई जाती है, इसलिए विषुवतीय निम्न दाब की पेटी भी विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर में पाई जाएगी, क्योंकि जहां तापमान अधिक होगा पेटी भी तो ही विकसित होगी ना। अब अगला है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 1 मिनट, एक गिलास पानी पी लें।
उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास यह है कहां पे, ये है दोनों गोलार्धों में, उपोष्ण उच्च दाब पेटी ये, और यहां पर ये। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है। इसका विकास तो तापीय कारणों से होता है, नहीं तापमान अधिक है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, सघन धाराएं पैदा हो जाती हैं और इसलिए निम्न दाब का केंद्र धरातल पर पाया जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास तापीय कारणों से नहीं होकर गत्यात्मक कारणों से होता है। ठीक है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाएं ऊपरी क्षोभमंडल में वायु दाब में वृद्धि कर देती हैं। परिणाम स्वरूप ये उच्च स्तरीय हवाएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। जब ये उच्च स्तरीय हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है कोरियालिस बल के कारण। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हवाओं का एकत्रीकरण होने लगता है। इसके चलते हवाएं अवतलित होकर नीचे बैठने लगती हैं और उपोष्ण उच्च दाब, और इस प्रकार उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास होता है क्योंकि हवाएं अवतलित होकर नीचे बैठने लगती हैं। ठीक है। इसके अलावा चूंकि उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों से ऊपर उठने वाली हवाएं भी इन क्षेत्रों में आकर अवतलित होती हैं, इस कारण से भी 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास होता है। यानी इन क्षेत्रों में केवल विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र में उठने वाली हवाएं ही यहाँ आकर नीचे नहीं बैठती हैं, बल्कि उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों से उठने वाली हवाएं भी यहाँ आकर नीचे बैठती हैं। इसके परिणामस्वरूप यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विकास हो जाता है। ठीक है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध में तो निरंतर रूप में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता होने के चलते जो धरातल है वो सम है, विषम नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता है, इसके चलते धरातल सम है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का वितरण असमान रूप से हुआ है। कहीं महाद्वीप है, कहीं महासागर है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है वो क्रमबद्ध रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही पाई जाती है। ये खास बात है, फैक्ट में भी पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी विशेष रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जहां ठंडी सागरीय जलधाराओं का प्रवाह होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी सागरीय जलधाराओं का प्रवाह होता है ना, तो जहां ठंडी अधिक होती है वहां पर ये और तेजी से नीचे बैठती हैं और वहां पे उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। तो उच्च वायुदाब क्षेत्रों में चूंकि हवाएं अवतलित होती हैं तो यहां पर बादलों का विकास नहीं हो पाता। उच्च वायुदाब क्षेत्रों में बादल नहीं बनते। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में आकाश साफ और स्वच्छ और मेघ रहित होता है। बादल वहीं बनेंगे जहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जहां हवाएं नीचे बैठ रही हैं वहां पर बादल नहीं बनते हैं। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ रहता है, मेघ रहित रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं वो वर्षा के सबसे कम क्षेत्र आंके गए हैं, है ना। जैसे सहारा का मरुस्थल कहाँ है, इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में ही सहारा का मरुस्थल पड़ता है। यहाँ हवाएं अवतलित होकर नीचे बैठती हैं, बादल नहीं बनते हैं, कोई बरसात ही नहीं होती है। परिणामस्वरूप अफ्रीका में दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका में तीनों रेखाएं होकर गुजरती है ना। अफ्रीका ही तो एकमात्र महाद्वीप है ना जहां कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका को आप देखते हैं कि उत्तरी अफ्रीका में आप देखते हैं कि सहारा मरुस्थल है और दक्षिणी अफ्रीका में आप देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल है। तो जहां से भी ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी गुजरेगी वहां पर मरुस्थलों का विकास हो जाता है, क्योंकि वहां पर बरसात नहीं के बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये ध्रुवीय है और ये है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, मतलब यहां भी हवाएं ऊपर उठती हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जैसे कि विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की उत्पत्ति
कैसे होती है? तापीय कारणों से होती है। तापमान अधिक होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी का विकास तापीय कारण से नहीं होता है, बल्कि गत्यात्मक कारणों से होता है। ठीक है, उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है। कैसे? जब ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर, फिर से बोल रहा हूं, जब ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, तो 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य जब ये हवाएं पहुंचती हैं, तो यहाँ पर चूंकि कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक होता है। आप ये भी कर सकते हैं पहले कि 60 से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब देखिए, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से जब हवाएं उष्णकटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो जब ये हवाएं 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, तो कोरियालिस बल के कारण हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं। समझ रहे हैं? हवाएं विक्षेपित हो जाती है मतलब हवाओं में भंवर बन जाता है। हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं कोरियालिस बल के चलते, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। और जब ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं 60-65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, तो विक्षेपित हो जाती हैं और ये हवाएं अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं, अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती हैं, जिनके केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिनके केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। क्योंकि हवाएं जहां निम्न दाब केंद्र में रहता है, तभी हवाएं वहां पे गोल गोल घूमती हैं। तो इस प्रकार उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का विकास होता है। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब के क्षेत्रों में ध्रुवीय और उपोष्ण, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से आने वाली हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं। फिर से बोल दूं, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों में ध्रुवीय उच्च दाब और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से आने वाली हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हवाएं विक्षेपित होकर अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती है, जिनके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में तो सतत रूप से पाई जाती है, एक पट्टी के रूप में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता है और धरातल सम है। दक्षिणी गोलार्ध में ये है ना उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता है और धरातल सम है। इसके चलते तापमान की समानता बनी रहती है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी क्रमबद्ध रूप में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर महाद्वीपों और महासागरों का असमान वितरण होने के चलते उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी केवल महासागरों पर ही कोशों के रूप में पाई जाती है। यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी महाद्वीपों पर नहीं पाई जाती है, महासागरों पर ही कोशों के रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप विश्व मानचित्र अपने कमरे में टांगे होंगे ना, उसको देखिए। उदाहरण के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र या अल्यूशियन निम्न दाब पेटी, क्योंकि यहाँ अल्यूशियन गर्म जलधारा प्रवाहित होती है ना, उसी के नाम पर पड़ा है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन निम्न दाब कोश और अटलांटिक महासागर में यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड निम्न दाब कोश है ना। हमें बता क्या बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में तो क्रमबद्ध रूप में पट्टी के रूप में पाई जाती है, क्योंकि धरातल समांगी है। उत्तरी गोलार्ध में धरातल समांगी नहीं है, महाद्वीप महासागर का असमान वितरण है, इसलिए उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से महासागरों के ऊपर ही पाई जाती है। यहाँ पे आपने क्या विशेषता दर्शाया, उपोष्ण उच्च वायुदाब के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में मैंने बताया कि महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में बनते हैं कोशों के रूप में। इनके बारे में मैंने क्या बताया कि ये महासागरों में ही बनते हैं, महाद्वीपों पर ये महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में बनते हैं और ये क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर महासागरों
विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर बनते हैं। जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर में अलूशियन निम्न दाब कोश और उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड निम्न दाब कोश। हो गया। अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का विकास कैसे होता है पहले ही बता चुका हूं, इसमें जानने के लिए कुछ खास नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप की निम्नतम मात्रा प्राप्त होती है। इसके चलते यहाँ वर्ष भर तापमान सबसे कम रहता है। तापमान कम होने के चलते हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हवाओं में अवतलन होता है। जिसके चलते हवाओं में अवतलन होता है, यानी हवाओं में नीचे बैठने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के विकास का एक दूसरा कारण भी है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के विकास का एक दूसरा कारण यह है कि उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों में उठने वाली वायु धाराएं ऊपर उठती हैं तो ऊपरी क्षोभ मंडल में वायु दाब में वृद्धि कर देती हैं। परिणाम स्वरूप यहां से हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चल पड़ती हैं। ये देख रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चल पड़ती है। जब ये हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो अवतलित हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का विकास हो जाता है। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। वैसे तो मैंने जितना इन चारों पेटियों के बारे में बताया वही आप लिख लेंगे, पर्याप्त नोट्स है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए थोड़ा सा जटिल है, इसलिए लिखा हुआ पढ़ लेंगे ना आप। 2 पन्ने का, केवल 2 पेज का लिखा हुआ पढ़ लेंगे, विधिवत समझ में आ जाएगा। कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि किताब पीएचडी धारक लोग लिख देते हैं और इतना ज्यादा लिखते हैं। मैं खुद जब किताब पढ़ा था अपने, मैं भी किसी टीचर से गाइड लिया हूं कभी, तो मैं जब खुद कभी किताब पढ़ा था तो बहुत कंफ्यूजन हो गया था। और आज के जमाने में अगर किताब से इसे पढ़ेंगे तो 200-250 शब्दों का उत्तर लिखना है, दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा आप पढ़ेंगे पहले तो याद नहीं कर पाएंगे। किसी तरह अगर याद कर भी लिए 10 पन्नों का मटेरियल, किताब में इसे 10 पन्ने में लिखा गया है, 10 पन्नों का मटेरियल अगर आप याद कर भी लिए तो फिर एग्जाम में उसे लिखेंगे कैसे। तो मैंने जितना बोला उसी को दोहराव से बचते हुए लिख देंगे, बेहतर नोट्स होगा। फिर भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। एक बात और, लास्ट में फिर जोड़ेंगे। अब लास्ट में जोड़ेंगे, नोट्स में क्या लिखेंगे, धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। फिर यहाँ आ जाएंगे, ये 7 वायुदाब पेटियों का नाम दे देंगे, ये दोनों चित्र बना देंगे, फिर 7 वायुदाब पेटियों का विवरण दे देंगे। मैंने बोला ना 4 ही के बारे में लिखना है, बाकी 3 के बारे में नहीं लिखना है। ये चित्र बना देंगे, टीचर समझ जाएगा क्या जानते हैं, इन चारों के बारे में लिख देना है। उसके बाद लास्ट में लिखना है कि इस प्रकार इन 7 वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति 2 कारणों से होती है, तापी कारक, गत्यात्मक कारक। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव से धरातल पर कुल 3 निम्न वायुदाब पेटियां और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। लास्ट में इसे ऐसे जोड़ देंगे, टीचर पढ़ के खुश हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण। क्योंकि आप वायुदाब पेटियां पढ़ चुके हैं तो वायुमंडलीय परिसंचरण में पढ़ने के लिए बहुत कुछ खास नहीं रह गया है, मतलब समझने के लिए कुछ खास नहीं है, आप समझ चुके हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण इसी बहाने आप समझ चुके हैं, उसको पढ़ने बस और मजा आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, एक संपूर्णता का भाव आ जाएगा वायुमंडलीय परिसंचरण जब पढ़ लेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। नमस्कार।